हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की यह असीम देन है कि वर्ष में एक बार हम अपने बहनों की सुरक्षा का दायित्व फिर से लेते हैं। इसलिए हम सभी को लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए। और सबसे बड़ी भारतीय संस्कृति की मोरल एबिलिटी यही है कि हम नारियों को इतना सम्मान प्रारंभ से ही देते आए हैं जितना सम्मान विश्व के किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ओके, इसलिए आप सभी ऐसे ही अपने आस पड़ोस के जितने भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि ये सम्मान ही आपको आगे का दिशा सूचक बताता है और एक सभ्य समाज का निर्माण भी हो सकता है। जिस सभ्य समाज में नारियां सुरक्षित नहीं है उसमें सभ्य लगाना ही बेकार हो जाता है। ओके, इसलिए हम सभी इस भारत देश के नागरिक हैं और हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम अपने माँ बहनों या अपने बच्चों या आस पड़ोस के बच्चों को संरक्षण दें और उनकी हिफाजत का प्रयास करें। ओके, थैंक यू। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मॉडर्न का एक सीरीज शुरू किया था और पिछले दिन मैंने 5वां सीरीज दिया था आपको, और ये गवर्नर जनरल का सीरीज चल रहा है। आप लोग उसे देखें और 69 बीपीएससी के स्टूडेंट्स तो अच्छी तरह से इसको देखें। ओके, मैंने पिछले दिन लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी दिया था और अब मैं आगे चल रहा हूँ। आगे लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो गवर्नर जनरल है यह सर जॉर्ज बार्लो है, और जॉर्ज बार्लो के समय में कुछ विशेष घटनाएं नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसलिए एक तो इसको आप क्रम में याद रखेंगे। दूसरी क्या कि इन्होंने रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। जैसे देखिए, हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली आक्रामक नीति अपनाया हुआ था और वह आमादा था कि राज्यों को जीत ही लेना है, सहायक संधि के जाल में उसको उलझा ही देना है, लेकिन इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी के समय में देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार इसी के समय में समाप्त हुआ था, इसलिए सेकेंड एंग्लो मराठा वार इसी गवर्नर जनरल के समय में समाप्त हुआ था और होलकर ने इसी के साथ सहायक संधि की थी। ओके, नेक्स्ट है इसी के समय में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, जो 1857 में हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 का एक मेजर कारण देता है सिपाही विद्रोह में कि सिपाहियों ने सबसे, यानी सैनिकों ने, भारत में जो अंग्रेजी सैनिक थे उसमें जो भारतीय थे उसने विद्रोह किया था। इसलिए प्रारंभ से ही यह प्रक्रिया भारत में चलती आ रही है, क्योंकि सेनाओं ने समय समय पर विद्रोह किया है। जब भी उनको किसी भी चीज की दिक्कत हुई तो उसने विद्रोह किया ही किया है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि इसको सिपाही विद्रोह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सिपाही तो प्रारंभ से ही विद्रोही था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड मिंटो। मिंटो 2 होंगे या मिंटो प्रथम है, और एक मिंटो होंगे जिस पर आरोप लगाया जाता है कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेवार वही व्यक्ति था, क्योंकि उसी के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी, इसी के समय में बुंदेलखंड एवं नागपुर के विद्रोह को दबाया गया। इसी के समय में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की वकालत की गई थी। यानी भारत में कंपनी का काफी विस्तार हो चुका है, लोगों को एजुकेटेड करना है, क्योंकि कंपनी को भी इसकी जरूरत है। इसलिए कहा गया था कि आप 1 लाख रुपया खर्च कीजिएगा, लेकिन यह नहीं बताया गया कि 1 लाख खर्च किस में कीजिएगा, अंग्रेजी शिक्षा में या पर्शियन में या संस्कृत में, इसको बताया नहीं गया। इसलिए 1 लाख अगला 20 वर्ष तक यह रखा रह गया, कोई भी काम इस पर नहीं हो पाया। ओके, लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई। राजा रंजीत सिंह एक बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे।
कम ही समय में राजा रणजीत सिंह ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, काफी हद तक विस्तार भी किया और अंग्रेजों की नजर में वह आ भी गए। इसलिए लॉर्ड मिंटो ने अपने दूत को भेजा और दूत को भेजने के बाद कहा गया कि इससे अमृतसर की संधि किया जाए और अमृतसर की संधि के द्वारा तय हुआ कि राजा रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में विस्तार नहीं करेंगे बल्कि पश्चिम में कर सकते हैं। इसलिए यही है 1809 की अमृतसर की सहायक संधि। ओके, इसके द्वारा रणजीत सिंह की शक्ति भी थोड़ी सीमित हो गई। नेक्स्ट था लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इसमें है आंग्ल नेपाल युद्ध। अंग्रेजी सेनापति जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकलसन और गार्डनर ने गोरखा राजा अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर भी दिया। दोनों के बीच में नवंबर 1815 में सुगौली की संधि हुई। ठीक है, यह सुगौली है कहाँ? तो चंपारण में, बिहार में है। इसलिए आप 69 बीपीएससी वालों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सुगौली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो सुगौली चंपारण में पड़ता है और यहीं पर सुगौली की संधि के द्वारा नेपाल को साधने की कोशिश की गई। यानी जो गोरखा थे वहां अब गोरखा सेना में शामिल होंगे और वह ब्रिटिश से लड़ाई नहीं करेंगे। इसी के समय में सिक्किम भी अंग्रेजों को मिला, इसलिए सिक्किम अलग राज्य था और सिक्किम पर भी जोर जबरदस्ती किया गया और उसको भी भारतीय राज्य में मिलाया गया। इसने पिंडारियों का दमन किया। ठीक है, और पिंडारियों के नेता वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इन सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया। ओके, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो व्यक्ति है यह है लॉर्ड वेलेस्ली। इसलिए बिहार में बीपीएससी मेन में यह क्वेश्चन भी आ चुका है और पीटी में तो हमेशा रहता है कि पहली बार किसने प्रतिबंध लगाया था? तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली था। इसने प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया, मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। इसलिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब? 1775 टू 82 ईस्वी। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1806 ईस्वी और थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 ईस्वी। ओके, यहाँ पर आकर थर्ड एंग्लो मराठा वार समाप्त हो गया और इसके द्वारा पूरा का पूरा मराठा क्षेत्र को हड़प लिया गया। अंतिम जो पेशवा थे बालाजी, अंतिम पेशवा बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड को यहाँ से निकाला गया और कानपुर के बिठूर में इसको बैठा दिया गया। ठीक है, यहीं पर पेशवा का अंतिम जो वंशज था वह था कौन? तो नाना साहब। नाना साहब थे और इस नाना साहब को अपनी कोई संतान नहीं थी। बाद में इस नाना साहब को डलहौजी ने कहा कि आपके राज्य को मिला लिया जाएगा क्योंकि आपको कोई वैध संतान है नहीं। और बाद में इसी नाना साहब ने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसी के काल में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, इसी के समय में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई। इसी के समय तृतीय मराठा युद्ध बताया कि समाप्त हो गया तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना इसी समय में हुई। पहले यह जाना जाता था सूरत के नाम से। ठीक है, सारा कारोबार सूरत में ही होता था, लेकिन अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बसाया गया और बॉम्बे का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ओंगियार को माना जाता है। इसका जो संस्थापक है बॉम्बे का संस्थापक माना जाता है किसको? ओंगियार को माना जाता है। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा
1820 ईस्वी में रैयत वाली बंदोबस्ती की व्यवस्था की गई। ओके, भारत में जो व्यवस्था रेवेन्यू की है वह 3 व्यवस्था है। एक हो गया परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम लोग जानते हैं जमींदारी सिस्टम के नाम से, जमींदारी व्यवस्था, या इसी को जानते हैं हम लोग स्थायी बंदोबस्ती। अस्थायी बंदोबस्ती के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ओके, फिर 1820 में इसकी स्थापना की गई। किसकी स्थापना? यह है रैयत वाली की व्यवस्था। रैयत वाली में कहा गया कि जमीन रैयतों की ही होगी और सीधे सीधे उससे पैसा वसूलेगा कौन? तो सरकार वसूलेगी। इसलिए एक व्यवस्था यहाँ हो गई। मद्रास में मुनरो ने किया और इसी व्यवस्था को बॉम्बे में किसने लागू किया? तो एल्फिंस्टन ने लागू किया। एल्फिंस्टन ने लागू किया। ओके, इसलिए 1820 में थॉमस मुनरो ने, अब क्वेश्चन रहेगा कि भारत में रैयत वाली का जनक कौन है? तो भारत में रैयत वाली का जनक कौन है? थॉमस मुनरो है। इसी के काल में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया और इसके द्वारा काश्तकारों को यह कर दिया गया कि आपका क्या टैक्स होगा, कितना टैक्स होगा, कब कब बढ़ेगा, ठीक है, किस स्थिति में बढ़ाया जाएगा, ये सभी क्लियर कर दिया गया। ओके, एक और गवर्नर जनरल को देख लेते हैं हम लोग। जॉन एडम्स है, 1827 ईस्वी, अस्थायी नियुक्ति है इसका। समाचार पत्र यानी देसी भाषा पत्र प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। यानी अब जो प्रेस की व्यवस्था करेगा उसके लिए कानून बना दिया गया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस नहीं रहा तो क्या आपकी स्थिति रहेगी, कितना पनिशमेंट किया जाएगा, ये सभी बातें क्लियर किया गया। ओके, थैंक यू। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और फिर से एक बार रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।